Hello, 12th class political science students. Welcome back to our channel. Today we are on the fourth part of the chapter plan development. Okay. And till now we are able to do three parts of the same chapter. I hope all those three parts were clear to all of you. And basically, in the last part, we have discussed regarding two ideology that were related to socialism and capitalism. And today we are going to discuss the planning. Planning for what? Planning for development, basically, right? So, in which manner India was going to do development and what were the plannings for that? Today, we are going to discuss that particular part. So, let us start today. Despite the various differences, there was a consensus on one point. एक पॉइंट था जिस पर सभी अग्री कर रहे थे. डिफरेंसेस थे आइडियाज में, बट देयर वाज अ कंसेंसस ऑन वन पॉइंट. वो पॉइंट क्या था? दैट डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू प्राइवेट एक्टर्स. कि आप प्राइवेट एक्टर्स पे कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं छोड़ सकते हो. वी हैव स्टडीड ना सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? तो सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि स्टेट का कंट्रोल जरूरी होगा एंड स्टेट विल इंटरफेयर इन पॉजिटिव एस्पेक्ट टू प्रोवाइड टू इंश्योर हेल्थ एजुकेशन एंड बेसिक फैसिलिटी टू द पीपल. इट मीन्स क्या था कि चाहे हमारी प्लानिंग पॉलिसी कुछ भी हो, बट हम कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन पर डिपेंड नहीं हो सकते. Okay, that there was the need of the government to develop a design or plan for development. और अब हमें गवर्नमेंट के प्लान की नीड थी, राइट? कि अब हम क्या करें. अब एक क्या थी आपको नीड फॉर द गवर्नमेंट. अब हमें गवर्नमेंट की नीड थी. क्यों? टू डेवलप अ डिजाइन और प्लान फॉर डेवलपमेंट, ताकि हम क्या कर सके, हमारी गवर्नमेंट प्लान करे एक डेवलपमेंट का प्लान डिजाइन कैसा होना चाहिए. और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लिया हमने इंडिविजुअलिज्म को ज्यादा सपोर्ट कर दिया, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? नेगेटिव इम्पैक्ट विल बी देयर विल बी इकोनॉमिक ग्रोथ, बट देयर विल बी नो इक्वालिटी, राइट? There will be individualist importance, but there will be no any kind of security in the minds of the people that yes, someone is there to look after us also. और ऊपर से क्या था, वी वर हैविंग दैट काइंड ऑफ पोजिशन इन आवर कंट्री जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है. तो अगर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो ऑन विच बेस वी कुड इंश्योर द माइंड्स ऑफ द पीपल दैट यस वी आर हियर फॉर यू, राइट? और हमें पॉवर्टी को एलिमिनेट करना था, इरेडिकेट करना था. हमें कंट्री के लिए ऐसे डेवलपमेंट गोल चाहिए थे जो कहीं ना कहीं पुअर और रिच के बीच का जो गैप है ना, उसको कम करे, डिक्रीज करें, उस गैप को और इंक्रीज ना करें. और अगर ऐसा डेवलपमेंट चाहिए तो विदाउट द गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस इट वाज नॉट पॉसिबल, राइट? अब देखो यहाँ पे नेहरू एड्रेसिंग द स्टाफ ऑफ प्लानिंग कमीशन. अब देखो यही से हम स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में ये क्या था प्लानिंग कमीशन. अब देखो नाम से पता चला ना, प्लानिंग कमीशन, जो प्लान करेगा, राइट? अब देखो प्लानिंग कमीशन, डू यू रिकॉल एनी रेफरेंसेस टू द प्लानिंग कमीशन इन योर बुक कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क लास्ट ईयर? लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा जब आपने 11th क्लास पढ़ी. यू हैव स्टडीड प्लानिंग कमीशन. Actually, there was none, for the planning commission is not one of the many commissions and other bodies set up by the constitution. The planning commission was set up in March 1950. अब देखो, actually there was none, for the planning commission is not one of the many commissions and other bodies set up by the constitution. यानी constitution तो हमारा 1949 में बनके रेडी हो गया ना, राइट? उसके बाद हमने प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया. इन विच ईयर? इन 1950. Okay. 1950, by a simple resolution of the government of India, it has an advisory role and its recommendation became effective only when the union cabinet approved these. मतलब कहने का क्या है कि आपका जो प्लानिंग कमीशन था, देखो नाम से क्या पता चल रहा है, a commission that was framed for the formation of the policies. कि हमें किस स्ट्रक्चर में अपने पॉलिसीज को फ्रेम करना है, कैसी हमारी डेवलपमेंटल पॉलिसीज होनी चाहिए. और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, बाद में हम लोगों ने सिंपल रेजोल्यूशन लाया हमारी गवर्नमेंट ने, और उसके बाद एक प्लानिंग कमीशन सेट कर दिया. बट इसकी रिकमेंडेशन, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, नो डाउट इन दैट. बट व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड कि जो रिकमेंडेशन थी प्लानिंग कमीशन की,
वो तभी इफेक्ट में आ सकती थी जब हमारी यूनियन कैबिनेट उसको अप्रूव करती थी, उससे पहले वो यूज में इफेक्ट में नहीं आ रही थी। द रेजोल्यूशन विच सेट अप द कमीशन डिफाइन द स्कोप ऑफ इट्स वर्क इन द फॉलोइंग टर्म। अब देखो इसने किस टर्म में वर्क किया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गारंटीड सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट, एंड एनुंशिएटेड सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये दोनों चीजें आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी। होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रोविजंस है बेसिकली। अब दोनों प्रोविजंस कैसे थे? फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या है? दीज आर दोज राइट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, विच आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री अलोंग विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या थे? ये कहीं ना कहीं कुछ आइडियल्स हैं, कुछ गोल्स हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी फ्रेम करेगी तो वो किन गोल्स को टारगेट में रख के कोई पॉलिसी बनाएगी। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड थी। In particular, that the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting a social order in which justice, social, economic and political क्या होगा? Direct its policy towards securing among the things. It means अब ये चीजें क्या बता रही थी आपको कि जो स्टेट आपके दोनों की दोनों चीजें, whether it is fundamental right or whether it is directive principles of state policy, इसमें हमने ना स्टेट का रोल कहीं ना कहीं ऐसा बनाया हुआ है, कैसा बनाया हुआ है कि स्टेट ऐसी पॉलिसी प्रमोट करेगा जिससे लोगों का वेलफेयर एक तो इंश्योर हो। स्टेट वर्क करेगा फॉर द सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द पीपल। स्टेट ही इंश्योर करेगा एक सोशल ऑर्डर। कैसा सोशल ऑर्डर? जिसमें सभी को जस्टिस मिले। कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब हमने कहीं ना कहीं क्या कर दिया? स्टेट को इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, right, and along with that directed policy towards ensuring among the other things। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्यों इंक्लूड कर दिए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसलिए इंक्लूड कर दिए ताकि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए तो वो सारी चीजें दिमाग में रखे कि हमारी गवर्नमेंट का जो रोल है ना, वो क्या है? हमारी गवर्नमेंट का रोल दैट इट विल हैव टू प्रोवाइड दीज काइंड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज टू द पीपल, राइट। इसीलिए प्लानिंग कमीशन का रोल भी इंपॉर्टेंट हो गया, है ना, क्योंकि एक तो हमारी कंट्री की स्ट्रक्चर ऐसी थी। अब जो प्लानिंग कमीशन रिकमेंडेशन देगा तो गवर्नमेंट विल हैव टू चेक वेदर इट इज फुलफिलिंग द आइडियल्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स और नॉट। तो इट मींस कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट्स थे हमारी कंट्री का, जो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का कंसेप्ट है, उसने कहीं ना कहीं क्या इंश्योर किया कि हमारा प्लान ऑफ डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, राइट। अब देखो और क्या होना चाहिए, इसमें कुछ थिंग्स होनी चाहिए जैसे कि दैट द सिटीजंस, मेन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट एंड मींस ऑफ लाइवलीहुड। मतलब अगर जब हम पॉलिसी बनाएंगे ना तो सारी चीजें क्या क्या कैसे इंक्लूड होंगी कि अगर हम कोई वर्क करना चाहेंगे तो उसमें हम हमारे स्टेट में कैसी कहीं ना कहीं कैसे अरेंजमेंट्स होंगे कि फीमेल है या फिर मेल है, दोनों के पास एडिक्वेट राइट्स है वर्क करने के लिए और अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, दोनों के पास राइट है। It means both male and female they are having right to work, and along with that they are having that they will be getting equal work for equal wages for equal work also. These kind of ideals are there. That the ownership and control of material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good। और देखो क्या होगा कि जो हमारा ऑनरशिप और जो मटेरियल रिसोर्सेज का कंट्रोल है उसको हम कैसे बनाएंगे? कम्युनिटी में ऐसे डिवाइड करेंगे कि एटलीस्ट हम कॉमन गुड को इंश्योर कर सके। यानी हमारी जो ऑनरशिप होगी ना, ऐसा नहीं कि हमने सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर देना है। वी विल नॉट डू एवरीथिंग इन दैट मैनर। वी विल ट्राई टू इंश्योर, वी विल ट्राई टू डिवाइड, वी विल ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट every resource, every material in that manner that every people can feel his or her share in the resources of the country। Along with that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें इकोनॉमिक सिस्टम कैसा इंट्रोड्यूस करवाना कंट्री में, ऐसा सिस्टम लेके आना पड़ेगा कि हम जो भी सिस्टम अडॉप्ट करें बट उसकी वजह से हमारे यहाँ जो वेल्थ का और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंसंट्रेशन है वो एक पर्टिकुलर हैंड में कंसंट्रेट ना हो जाए, बल्कि क्या होना चाहिए, इट शुड बी रिलेटेड टू कॉमन पीपल। सबको लगना चाहिए कि स्टेट में हमारा भी हिस्सा है, पार्ट है। तो अब देखो अगर ऐसी कंट्री के डेवलपमेंट की बात हो रही है, नाउ आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ ओनली कि क्या आप कैपिटलिज्म को फॉलो कर सकते हो? नेवर एवर। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि अगर आप कैपिटलिज्म को फॉलो करोगे इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ओनली। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। इंडिविजुअलिज्म को इंपॉर्टेंस मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम लोगों की लिबर्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, और जब आप एक पर्सन की लिबर्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो वहां आपकी सोसाइटी में हमेशा एक ऐसा सेक्शन जनरेट हो जाता है जिनको गवर्नमेंट के हेल्प की जरूरत होती है। अगर हेल्प नहीं मिली तो दे विल बी डिप्रेस्ड ऑल ऑफ द टाइम्स। और हमारी तो सोसाइटी ऐसी ही थी कि इतने ज्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर थी कि ऑलरेडी कुछ पार्ट ऑफ द सोसाइटी दे वर ऑलरेडी डिप्रेस्ड, दे वर ऑलरेडी डिप्रेस्ड। अगर हमने उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया होता, स्टेट ने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया होता फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, तो उन लोगों के डेवलपमेंट के चांसेस तो होने ही नहीं थे। गॉट इट? अब देखो इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के हमारे प्लानिंग कमीशन ने सारी की सारी चीजों को कहीं ना कहीं कोशिश की कि हम ऐसा प्लान बनाए, क्योंकि ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थे। अब देखो उसके बाद ये जो प्लानिंग कमीशन है ना, जैसे हमारी कंट्री में 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, इट हैज बीन चेंज्ड, नाउ इट इज वर्किंग एज नीति आयोग। देखो नाम तो सेम ही है, प्लानिंग और नीति, मतलब नीतियां बना रहा है, प्लानिंग वो प्लानिंग कर रहा है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर थी ना वो कहीं ना कहीं वो डिफरेंट हो गई है। पहले ये बॉटम टू टॉप, बॉटम टू डाउन होती थी, अब डाउन टू अब डाउन टू, सॉरी, पहले ये टॉप टू बॉटम थी, अब बॉटम टू टॉप है। पहले सेंटर को ज्यादा इंपॉर्टेंस था, अब स्टेट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बेसिकली स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चर है ना, बेसिकली उसमें थोड़ा चेंज हुआ है। अब देखो ये क्या है, फास्ट फॉरवर्ड नीति आयोग, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन विद अ न्यू इंस्टीट्यूशन नेम नीति आयोग। अब देखो नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसको हमने कब इंट्रोड्यूस करवाया, इन 2015, 1 जन 2015। ओके, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली इस वाली आप जो वेबसाइट देखते हो इस पे आप लोगों को मिल सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसका भी वर्क क्या है, टू फ्रेम दोज काइंड ऑफ पॉलिसीज विच विल बी बेटर फॉर द कंट्री। ओके, अब इसके बाद जब आप आ जाओ, अब देखो यहां हम लोगों ने लीव किया दैट आइडिया ऑफ प्लानिंग, बेसिकली प्लानिंग। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कम बैक अगेन दैट पर्टिकुलर थिंग। In fact, the idea of planning as a process of rebuilding economy earned a good deal of public support in the 1940s and 50s all over the world. The experience of Great Depression in Europe, the inter-war reconstruction of Japan and Germany, and most of all speculator economic growth against heavy odds in the Soviet Union in the 1930s and 1940 contributed to the consensus. अब देखो ये सारी की सारी चीजें कि हमारे यहाँ ना स्टेट को इंटरफेयर क्यों करना है भाई, क्यों हम इंडिविजुअलिज्म को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, क्यों हम कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को वर्क करने नहीं दे रहे हैं हमारी कंट्री में, ये आइडिया हम लोगों के दिमाग में क्यों आया? क्योंकि उस टाइम पे ना वर्ल्ड में कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स हो रहे थे। कैसे? जैसे जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ यूरोप में, तो वहां पे क्या था, स्टेट में इतना ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं, और ग्रेट डिप्रेशन ने लोगों की कहीं ना कहीं कमर तोड़ दी एक टाइप से, है ना। इसके बाद क्या हुआ कि जब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम पीरियड था उससे पूरे के पूरे वर्ल्ड ने सीखा, इंटर वॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जापान एंड जर्मनी, जापान और जर्मनी में जब कंस्ट्रक्शन हुआ, इंटर वॉर रिकंस्ट्रक्शन हुआ उसकी वजह से, एंड मोस्ट ऑफ ऑल द स्पेक्युलेटर इकोनॉमिक ग्रोथ अगेंस्ट हैवी ऑड्स इन द सोवियत यूनियन। और जब सोवियत यूनियन में बेसिकली क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई बहुत ज्यादा इन 1930s। अब देखो ये जो और कंट्रीज थी ना, कहीं ना कहीं जो कैपिटलिस्ट को फॉलो कर रही थी, वहां उस टाइम पीरियड में पर्टिकुलरली 1940s और 1950s में डाउनफॉल चल रहा था, और हमारी कंट्री अभी उस पोजीशन में थी नहीं। 1947 में तो हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो अगर हम लोग ऐसा करते कि हम कैपिटलिज्म को फॉलो कर लेते तो हमारे यहाँ तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जानी थी। और उस टाइम पे एक आइडियोलॉजी थी जो बहुत अच्छे से वर्क कर रही थी, दैट वाज सोशलिज्म, दैट वाज सोवियत यूनियन, यूएसएसआर।
उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, दैट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी द प्रोडक्शन, द जीडीपी ऑफ यूएसएसआर वाज एबल टू इंक्रीज मैनी फोल्ड ऑफ टाइम। और जब वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई तो लोगों के दिमाग में क्या आया कि भाई ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो सारी की सारी कंट्रीज में वर्क कर सकती है, एंड वी विल बी एबल टू गेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ दैट। गॉट इट? तो यही वो सारी की सारी चीजें हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, किसमें कंट्रीब्यूशन किया कि हमारी कंट्री में कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, एक ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए, कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो स्टेट के इंटरफेरेंस को भी इंश्योर करे, राइट? उसके बाद दस द प्लानिंग कमीशन वाज नॉट अ सडन इन्वेंशन, इनफैक्ट इट हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। We commonly assume that private investors such as industrialists and big business entrepreneurs are averse to ideas of planning. अब देखो क्या हुआ, ये जो प्लानिंग कमीशन है ना, ये एकदम से इन्वेंशन में नहीं आया, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। वो हिस्ट्री क्या है कि अब देखो हम कॉमनली क्या अज्यूम करते हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होंगे, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट ऑनर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो क्या होंगे, वो आर एवर्स टू आइडियाज ऑफ प्लानिंग, है ना? दे सीक एन ओपन इकोनॉमी विदाउट एन स्टेट कंट्रोल इन द फ्लो ऑफ कैपिटल, क्योंकि वो लोग क्या चाहेंगे कि स्टेट का कंट्रोल हो ही ना, क्योंकि देखो स्टेट का कंट्रोल होगा तो उनके ऊपर बहुत सारी ड्यूटीज लगेंगी, बहुत सारे टैक्सेस लगेंगे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होंगी। तो वो क्या चाहते हैं कि कंप्लीट फ्लो ऑफ कंट्रोल हो जाए, कंप्लीट फ्लो ऑफ कैपिटल हो जाए, जहां पे स्टेट इंटरफेयर ही ना करे, राइट? एंड दैट वाज नॉट व्हाट हैपेंड हियर। यहां पर ऐसा इंडिया में नहीं हो सकता था, राइट? rather a section of big industrialists got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country. अब इस चीज को आपको याद रखना है, बॉम्बे प्लान। क्या था ये बॉम्बे प्लान और क्यों इसका इंपॉर्टेंस हमारी कंट्री में था? अब देखो बॉम्बे प्लान बेसिकली क्या है, अब हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट ऑनर्स थे उन लोगों के दिमाग में क्या था, बिकॉज दे वर हैविंग अ सेपरेट आइडियोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, उनका माइंडसेट अलग था, उनके आइडियाज अलग थे रिगार्डिंग द डेवलपमेंटल इश्यूज। तो अब उन लोगों के दिमाग में क्या था, अब उन लोगों ने ना सेपरेट प्रपोजल ड्राफ्ट किया इन 1944 बेसिकली। और जब वो 1944 में उन्होंने एक प्रपोजल जब ड्राफ्ट किया तो बेसिकली उन्होंने उसको क्या नाम दिया गया, उसको बोला गया बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान बेसिकली अगर आपसे एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाता है तो बॉम्बे प्लान वाज रिलेटेड टू द इकोनॉमिस्ट ऑफ द कंट्री, जिनके पास एक ड्राफ्ट था, बेसिकली एक प्लान था। ओके, द बॉम्बे प्लान वांटेड द स्टेट टू टेक मेजर इनिशिएटिव्स इन द इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। और ये क्या चाह रहा था, बॉम्बे प्लान में क्या इंट्रोड्यूस हुआ कि स्टेट को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। क्यों लेने चाहिए? इन इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देखो अगर स्टेट इनिशिएटिव्स लेता है तो कहीं ना कहीं लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी, है ना? तो इसीलिए इसमें कॉमन आइडिया क्या बनाया गया, दैट स्टेट विल टेक मेजर इनिशिएटिव्स इन द इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। Thus, from left to right, planning for development was the most obvious choice for the country after independence. और इसीलिए जो प्लानिंग थी ना, वो सबसे ऑब्वियस चॉइस थी पूरी की पूरी कंट्री के लिए आफ्टर द इंडिपेंडेंस। सून आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, है ना? क्योंकि देखो 1944 में हमने प्लान बनाया, बॉम्बे प्लान बनाया, और हमारी कंट्री उसके कुछ टाइम बाद ही इंडिपेंडेंट होगी। द प्लानिंग कमीशन केम इनटू बीइंग, उसके बाद प्लानिंग कमीशन यूज में आया। क्योंकि देखो हमने क्या बना दिया कि बॉम्बे प्लान में कहीं ना कहीं जनरल कंसेंसस क्या बन गई, दैट स्टेट विल टेक इनिशिएटिव फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमारा जो प्लानिंग कमीशन था वो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में आया। ओके, द प्राइम मिनिस्टर, अब देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या थी, प्राइम मिनिस्टर वाज इट्स चेयरपर्सन। याद रख लेना, प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन कौन था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। इट बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड सेंट्रल मशीनरी फॉर डिसाइडिंग व्हाट पाथ एंड स्ट्रेटेजी इंडिया वुड अडॉप्ट फॉर इट्स डेवलपमेंट। और ये सबसे इन्फ्लुएंशियल और सेंट्रल मशीनरी बन गई। क्यों? क्योंकि देखो अगर इसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे तो अपने आप में इन्फ्लुएंशियल स्ट्रक्चर थी, राइट?
और क्योंकि पीएम इसके हमारी कंट्री के चेयरपर्सन थे, तो एक सेंट्रल मशीनरी भी है जो पूरी की पूरी कंट्री के लिए पॉलिसीज डिसाइड करेगी फॉर डिसाइडिंग। और इसका बेसिक टास्क क्या था? इसका बेसिक टास्क ये था कि हमारी कंट्री कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेगी फॉर द डेवलपमेंट। गॉट इट? होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो ये था आपके प्लानिंग कमीशन का इंपॉर्टेंस। जो प्लानिंग कमीशन है वो सडन इन्वेंशन नहीं है, हमने उसके लिए पहले क्या किया, बॉम्बे प्लान इंश्योर करवाया कंट्री में। बॉम्बे प्लान बेसिकली आप लोगों को क्या समझ आया? बॉम्बे प्लान कहीं ना कहीं हमारे जो सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ऑनर्स बेसिकली बनने वाले थे, जिन लोगों का दिमाग था कि स्टेट ज्यादा इंटरफेयर ना करे, बट उनका एक्चुअल में उनकी जो जनरल कंसेंसस थी वो क्या बनी कि स्टेट इनिशिएटिव लेगा इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए, राइट? और जैसे ही फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो हमारी कंट्री में क्या बना? प्लानिंग कमीशन यूज में आया, और उसके हेड कौन बने? कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने, और जिसमें कहीं ना कहीं क्या था? पाथ और स्ट्रैटेजीज डिसाइड होनी थी। कौन सी पाथ और स्ट्रैटेजी? कि हमारी कंट्री डेवलपमेंट के लिए क्या इनिशिएटिव्स लेने वाली है। गॉट इट? सो होप बेसिकली दिस पर्टिकुलर थिंग बट वी हैव डिस्कस टुडे प्लानिंग, कि प्लानिंग बनने कैसे वाली थी हमारी कंट्री में। दिस स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। The role of planning commission is also clear to all of you. The structure is also completely clear to all of you. If you are having any kind of doubt, you can ask your doubts in comment section. अर्ली इनिशिएटिव्स, अब देखो हमने स्ट्रक्चर पढ़ ली, अब हम कहां तक पहुंच गए कि हमें फ्रेम कैसे करनी थी अपनी पॉलिसी। अब टाइम किसका था? उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का, राइट? कि जो पॉलिसीज हम लोगों ने बनाई, अब उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, कौन से इनिशिएटिव्स लेंगे जो हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करेंगे। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अर्ली इनिशिएटिव्स जो हम लोगों ने यूटिलाइज किए, यूज किए फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओके, आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज completely clear to all of you. Next part we will do in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.